हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल बेटर टुमारो में। इस चैनल के माध्यम से हम आपकी हेल्प करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में हम आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ अगर आपका कोई डाउट भी होगा तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, उसे भी हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसका क्या पर्पस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल का क्या पर्पस है। जैसे कि आप हमारे चैनल का नाम सुन रहे हैं बेटर टुमारो, तो बेटर टुमारो तभी होगा, ये जो बेहतरीन कल है वो तभी होगा अगर हम आज से प्रिपेयर करना उसके लिए शुरू कर देंगे। तो यही है हमारी टैगलाइन है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बेटर टुमारो। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले तो मैं आपको कहूँगा, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा राब्ता जो है ऐसे ही कायम रहे। और इस वीडियो में हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, इस वीडियो में हम खास आपके लिए लेके आए हैं आईडीबीआई के जो एग्जाम्स आ रहे हैं, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए एग्जाम आ रहे हैं। तो उसके रिलेटेड ये जर्नल अवेयरनेस का सेशन शुरू कर रहे हैं हम। इस सेशन में हम लगातार वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए, जिसमें जर्नल अवेयरनेस के जो अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग टेस्ट सीरीज से हमने क्वेश्चन पिक किए हैं, तो वो आपके सामने लेके आएंगे, वो आपको सोल्व करके बताएंगे कि उसमें क्या क्या आ रहा है टेस्ट सीरीज में। अलग अलग वेबसाइट्स में जो टेस्ट सीरीज है वो क्या क्या डाल रही हैं, क्योंकि जो जर्नल अवेयरनेस है वो आ रहा है 60 अंक का, 60 मार्क्स का वो जर्नल अवेयरनेस का सेशन है। मैथ और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, वो करनी है, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी तो उसमें जो जर्नल अवेयरनेस का जो रोल है वो काफी अहम होने वाला है। इसलिए हमने ये सेशन पिक किया कि हम आपके लिए जर्नल अवेयरनेस पे वीडियो बनाएंगे। और जहां तक कि मेरा एक अनुमान है कि 70% क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में से आएंगे, जो हम आपको वीडियो रोज ब रोज लेके आते रहेंगे वो देखेंगे, तो 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनमें से आएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ बातचीत करनी है जैसे कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं आईडीबीआई के एग्जाम की तैयारी आज से, अभी से। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ जहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं हम क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम एग्जाम देते हैं या टेस्ट सीरीज में हम लगाते हैं क्वेश्चन, उनमें 4 ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चन के साथ में, जिनमें से एक सही होता है। पर यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन दूंगा, वो भी मैं आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा आपको। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं माइंड में स्टक हो जाते हैं, तो वो उसके कारण जो है कंफ्यूजन होती है एग्जाम के टाइम। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और उसके बाद आंसर आएगा, उस आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, हु इज द co-author ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। तो ये जो बुक है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, इसके 6 लेखक कौन है। तो हम आंसर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर है The Governor of Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, launched the book Indian Fiscal Federalism, authored by Dr. Y.B. Reddy and G.R. Reddy। तो अभी इसमें इस आंसर में कैसे मैं बता दूं कि 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला तो जो उन्होंने पूछा को ऑथर क्या है, तो इन दोनों में से वाईवे रेड्डी और जी आर रेड्डी में से एक ऑप्शन आपके वहां पे होगा 4 ऑप्शंस में से। तो वो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है, इन दोनों में से जो भी नाम हुआ, वाईवे रेड्डी या जी आर रेड्डी, क्योंकि ये दोनों ऑथर है इस बुक के। तो को ऑथर पूछा है तो एक का नाम ही होगा उसमें। तो दूसरा क्वेश्चन क्या निकल सकता है इसमें से, यहाँ पे जो अभी जिक्र हुआ है आरबीआई गवर्नर का, शक्तिकांत दास, लॉन्च दी बुक, कि ये बुक किसने लॉन्च की थी। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना कि शक्तिकांत दास जो है उन्होंने ये बुक लॉन्च की है। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से कि बुक लॉन्च किसने की थी, वो थे शक्तिकांत दास, और ऑथर कौन है, वो है वाईवी रेड्डी और जी आर रेड्डी।
तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज इन न्यूज रिसेंटली रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ जॉब्स डाटा। हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ये आंसर आ गया है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर्म्ड इन 2005 में ये बना था। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है, न्यू दिल्ली। कब बना था, 2005। इतना डीप नहीं आएगा क्वेश्चन कि कब बना था, पर कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं वो आ सकता है। तो इसे आप याद रख रहे हैं कि न्यू दिल्ली में जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला लोकपाल कौन बना है इंडिया का। तो आंसर आ गया हमारा। आंसर क्या है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट लोकपाल और द एंटी करप्शन ओम्बड्समैन बाय प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद। He will remain at the post till 70 years of his age or up to maximum 5 years, whichever is earlier. अब इस आंसर को हम डिस्कस करते हैं कि पहला तो ये है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है। ये इम्पोर्टेंट ही इसलिए कि पहला लोकपाल है। जो भी पहला चीज होगा वो इम्पोर्टेंट ही होगा, चाहे वो महिला अध्यक्ष हो या कुछ भी हो। तो ये जो पहले पहले लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने इसे ध्यान देना कि पहला लोकपाल कौन है, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। तो ये जो है पहले लोकपाल हैं। और इस क्वेश्चन में से अभी कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी है ये जो अपॉइंटेड बाय, वो कौन है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। मतलब लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ये दूसरा क्वेश्चन इसमें से निकल रहा है। वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये आपने दूसरा नोट करना है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें से क्या निकल रहा है कि जो उनका कार्यकाल कितना होता है लोकपाल का। तो कार्यकाल का क्या लिखा है यहाँ पे कि 70 ईयर्स ऑफ हिज एज। जब तक बंदा 70 साल का नहीं हो जाता तब तक वो उस पोस्ट पे रह सकता है, या फिर मैक्सिमम 5 ईयर। मतलब कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन अगर बंदा लगा ही उस पोस्ट पे, आया ही 67 साल की उम्र में है, तो उसे 5 साल पूरे नहीं मिलेंगे। तो वो 3 साल में, क्योंकि वो 70 साल का हो जाएगा, तब उसे वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। जो भी चीज पहले हो जाए, या तो वो 70 साल का हो जाए या फिर उसके 5 साल हो जाए पोस्ट पे, तब तक ये पोस्ट उसके लिए है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं दोस्तों, वो आपने पूरा ध्यान देना है, आपने समझ लेना है। पहले तो जो नाम है वो है पिनाकी चंद्रा घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। इसे याद रख लें, पहला लोकपाल है ये। और उसके बाद कार्यकाल कितना है, वो है या तो 70 साल तक या फिर 5 साल तक का कार्यकाल, या 70 साल की एज। और तीसरा क्वेश्चन है नियुक्ति कौन करता है लोकपाल की, वो है राष्ट्रपति। और अभी के राष्ट्रपति कौन है, वो है रामनाथ कोविंद जी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Bank of Baroda recently signed MOU with dash firms to develop Baroda Kisan to provide solution for all major agriculture requirements। तो ये अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितनी फर्म्स के साथ MOU साइन किया है बड़ौदा किसान के लिए। तो इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है 6 फर्म्स। उनके साथ इन्होंने जो है अपना MOU साइन किया है। वो 6 फर्म्स कौन सी हैं वो मैं आपको एक बार नाम लेके बता देता हूँ। वैसे इतनी डीपली क्वेश्चन नहीं आगे कि कौन कौन सी फर्म्स हैं, आपने जस्ट इस पे ध्यान देना कि कितनी फर्म्स हैं। वो हैं 6 फर्म्स। नेम क्या है उनके, स्काईमेट वेदर सर्विस, वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विस, बिग हैट, एग्रोस्टार इंडिया, EM3 एग्री सर्विस एंड पूर्ति एग्री सर्विसेज। तो ये 6 कंपनियां हैं जिनके साथ उन्होंने अपना जो है MOU साइन किया। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन इससे निकल सकता है, बड़ौदा किसान जो है ये ऐसा करके एक स्कीम चला रहे हैं। तो कौन सी स्कीम किसानों के लिए चला रहे हैं बड़ौदा वाले, तो ये क्वेश्चन निकल सकता है। तो इस चीज पे आपने ध्यान देना है। अभी हम चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि द पोंग डैम बिल्ट ऑन ब्यास रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो पोंग डैम है, तो दोस्तों मैं इसको बता दूं कि पोंग डैम को ब्यास डैम भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे, किस नदी के, जो हम कह लें, नदी तो ब्यास ही हो जाएगा। द पोंग डैम बिल्ट ऑन ब्यास रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में है। तो वो आंसर हम ले लेते हैं। तो वो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये जो है डैम बना हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे ब्यास डैम भी कहते हैं। तो ये दोनों डैमों में से कोई भी नाम आए, वो कौन सी स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे बस आपने याद करना है, ये डिस्कस करने वाला इतना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, as announced in interim budget 1920, what is target of fiscal deficit for financial year 1920। तो इसका आंसर हम ले लेते हैं कि जैसे अंतरिम बजट में घोषित किया गया है, तो वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हम ले लेते हैं। आंसर है द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट फॉर 1920 इज 3.4% ऑफ जीडीपी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है इस टेस्ट में, तो इसे ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 3.4% ऑफ जीडीपी का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट में। इसे भी आपने याद करना है, ये याद करने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है। ये जो रखा गया है टारगेट, तो इसको आपने याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके, what is the rate of India's economic growth in forecast released by Fitch Rating in Global Economic Outlook। तो अभी जो ये क्वेश्चन आ रहा है वो है फिच रेटिंग, बाय फिच रेटिंग। ये एक कंपनी है जिनकी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में इन्होंने इंडिया को कौन सा रैंक दिया है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन सा रैंक दिया है इन्होंने। तो हम इसका ले लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है। फिच रेटिंग इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक हैज डिक्रीज्ड द इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इन्होंने अपना जो आउटलुक में इंडिया की रैंकिंग को डिक्रीज किया है, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% फ्रॉम 7%। मतलब पहले जो इनका जो हम कह लें कि लक्ष्य था 7% था, उससे इन्होंने 6.8% कर दिया है आउटलुक को इंडिया की। तो इन्होंने ये जो घटाया है रैंक इंडिया का। फिच रेटिंग इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक हैज डिक्रीज द इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% फ्रॉम 7% अर्लियर फॉर FY 1920। तो ये जो है उन्होंने आउटलुक को डिक्रीज किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन रहा है कि पहले 7% था, अभी 6.8% रह गया है, तो इसको भी आपने याद कर लेना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो नदियों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको आपने पूरे ध्यान से सुनना है, पूरे ध्यान से याद रखना है, क्योंकि नदी वाला क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा। पूरे इंडिया में जितनी भी नदियां हैं, कौन कौन सी स्टेट में बहती हैं, उन पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। आपने खुद इस पे रिसर्च भी करनी है, नहीं तो हम तो आपको ये जो रोज वीडियो में बताते रहेंगे, अलग अलग क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे, तो इस पे भी आपने ध्यान देना है। और अभी के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये है कशिप्रा, कशिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ये कशिप्रा नदी, और ये कहाँ पे बहती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कशिप्रा नदी के तट पर उज्जैन जो है शहर वो स्थित है। तो आपने इसे भी ध्यान देना है, याद रखना है इसको। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। Recently in March 2019,
Reserve Bank of India named State Bank of India, HDFC Bank, and dash as domestic systematically important banks. तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अभी मार्च में आरबीआई ने 3 बैंकों के नाम अनाउंस किए हैं। एक तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा बैंक कौन सा है जिनको उन्होंने बोला है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। इसका क्या मतलब है, ये 3 जो है देश के सबसे बड़े बैंक हैं। अगर ये 3 बैंक जो है डूब जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी भी जो है वो डूब जाएगी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि वो तीसरा बैंक कौन सा है, वो अब हमने नाम बताना है। तो हम ले लेते हैं आंसर, वो तीसरा बैंक कौन सा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। ये तीसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ये 3 बैंक है दोस्तों, इनको आपने याद कर लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये 3 बैंक है। यहाँ पे स्टेट बैंक और आईसीआईसी बैंक भी आ सकता है, डैश में एचडीएफसी बैंक भी आ जाएगा। तो ये आपने अपने आप एडजस्ट कर लेना है इसको। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ दिस फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ये फिर वही इकोनॉमी के रिलेटेड आ जाता है। तो इसमें हम आंसर देते हैं इसका कि ओपन मार्केट ऑपरेशन निम्न में से किससे संबंधित है। वो आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी, इससे ये संबंधित है। लेकिन ये होते क्या हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू अ सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो इसका मतलब क्या निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके जरिए जो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जो है ओपन मार्केट में या तो कॉन्ट्रैक्ट पे देती हैं या फिर सेल कर देती हैं। जिससे क्यों सेल करती हैं वो, ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो मनी का अमाउंट है वो सिस्टमेटिकली चलता रहे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हो सकती हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं या वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनका अभी कोई फायदा नहीं है, तो उनको ये ओपन मार्केट में बेचते हैं। तो उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और वो किससे संबंधित है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित। इसको आपने जो है ध्यान में रखना है। अभी लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईडीबीआई बैंक हैज बीन कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट सेक्टर लेंडर बाय आरबीआई। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बीन एक्वायर्ड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया इन बैंक रिसेंटली। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप आईडीबीआई की प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी एलआईसी ने आईडीबीआई का अधिग्रहण किया है। एलआईसी ने हिस्सा खरीदा है आईडीबीआई में, तो वो पूछ रहे हैं कि कितना हिस्सा खरीदा है। तो वो आंसर हम ले लेते हैं, 51% हिस्सा जो है अभी एलआईसी के पास है आईडीबीआई का, और इसी के कारण आईडीबीआई जो है वो प्राइवेट सेक्टर हो गया है अभी। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन निकले हैं। पहले तो क्वेश्चन यही कि कितने परसेंट हिस्सा है, दूसरा किसने वो खरीदा है हिस्सा, तो वो है एलआईसी। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल, इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट विच रैंक इन गोल्ड रिजर्व। मतलब गोल्ड को इकट्ठा रखने में इंडिया कौन से रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है 11th रैंक। इंडिया जो है 11th रैंक में है यहाँ पे गोल्ड को इकट्ठा करके रखने में। और कितनी होल्डिंग्स है इंडिया में, कितना गोल्ड इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो है 660 टन गोल्ड जो है इंडिया में है। तो यहाँ पे पहला रैंक किसका है, वो है यूएस का, सेकंड है जर्मनी का। ये दो भी आपने याद कर लेने हैं। और इंडिया का कौन सा रैंक है, वो है 11वां रैंक है जो इंडिया का गोल्ड को रिजर्व करने के मामले में। तो इसे आपने याद करना है ना। इसके अलावा एक और बात है इसमें कि चाइना और जापान जो है एशिया में अगर बात करें तो उनका रैंक जो है इंडिया से आगे है।
तो ये भी अपने ध्यान में रख लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जस्ट अपने माइंड में रखना है इसको। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रिसेंटली। फिर से देखिए दोस्तों, वो वर्ड आ रहा है फर्स्ट वुमेन, पहली। मैंने पहले भी आपको बोला कि जहाँ पे पहला शब्द आ गया उसका मतलब है वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष, इससे पहले अध्यक्ष तो उसके बहुत रहे हैं लेकिन महिला कोई नहीं बनी, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है GC अनुपमा। ये जो है अभी पहली महिला अध्यक्ष बने हैं एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। इसको अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से याद कर रहे हैं कि GC अनुपमा ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इससे पहले कौन था? RK त्यागी, ये जो पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद अभी ये GC अनुपमा जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि GC अनुपमा के पहले कौन से जो अध्यक्ष थे, पर इतना डीप नहीं आएगा क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए इनका ही क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। तो इसमें आपने इसे याद कर लेना है, GC अनुपमा आपने नाम याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज रिलैक्स्ड एंजल टैक्स नॉर्म्स for startups. It will now recognize an entity as startup to dash from the date of its incorporation or registration instead of the existing duration of 7 years. मतलब ही कि ये जो क्वेश्चन का मतलब निकल के आ रहा है वो सिर्फ इतना है कि एंजल टैक्स में कितनी रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ने दी है। पहले जो 7 साल की थी, अभी वो कितने साल का है, ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो वो हम आंसर देख लेते हैं। वो आंसर है 10 ईयर। तो आपने याद कर लेना है कि पहले 7 साल का था, अभी वो है 10 साल का। तो इस डैश में आ जाएगा 10 साल। जहाँ पे भी आपको एंजल टैक्स दिखे उसके बारे में पूछा हो कि उसका कितना अभी टाइम है, तो टाइम पीरियड है 10 साल। आपने इसको याद रख लेना है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन विच डेट। किस डेट पे जो है वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है? तो ये एक डे भी कोई ना कोई तो आएगा, वाटर डे आ जाए, अर्थ डे आ जाए, या अभी यहाँ पे रेडियो डे है। तो ये डे भी आपने याद करने हैं। जैसे जैसे आप हमारी वीडियो देखते जाएंगे तो आपको सारे डे याद होने लग जाएंगे। तो अभी रेडियो डे का देख लेते हैं कि कब होता है ये। इसका आंसर है 13 फरवरी। 13 फरवरी को जो है रेडियो डे मनाया जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों, दिस ईयर वर्ल्ड रेडियो इज सेलिब्रेटेड विद द थीम। अभी इस पे ध्यान दीजिए कि थीम क्या थी रेडियो डे की। वो थी डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। ये रेडियो डे की थीम थी। पहले तो मनाया कब जाता है? 13 फरवरी को। उसकी थीम क्या थी? डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। डायलॉग का मतलब वार्तालाप, टॉलरेंस सहनशीलता एंड पीस का मतलब अमन या शांति, कुछ भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, अमन कह लें या शांति कह लें। तो ये है क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, और जो उसकी जो है थीम डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हु वन इजराइल्स प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज इन द कैटेगरी पास्ट टाइम डायमेंशन फॉर हिज वर्क इन मैक्रो हिस्ट्री। तो अभी अवार्ड का जो क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आया अवार्ड का। तो ये भी कोई ना कोई अवार्ड का क्वेश्चन, कोई ना कोई नदी का क्वेश्चन, कोई ना कोई डे का क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा। तो ये जो है इजराइल का प्रेस्टिजियस अवार्ड किसने जीता है, ये हम आंसर देख लेते हैं। ओके, इसका आंसर है संजय सुब्रमण्यम फॉर हिज वर्क इन मैक्रो हिस्ट्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों हुआ है? पहली बात तो थी इजराइल, अगर कोई और फॉरनर होता तो ठीक था। अभी इंडियन आ गया है संजय सुब्रमण्यम। इजराइल का इन्होंने प्राइज जीता है, इजराइल का डैन डेविड प्राइज जीता है। तो ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो गया है।
किसने जीता है? संजय सुब्रमण्यम, फॉर हिज वर्क इन मैक्रो हिस्ट्री। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? संजय दत्त से भी आप इसे याद रख सकते हैं, संजू फिल्म से भी याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रख सकते हैं कि डैन डेविड प्राइज जो इजराइल का है वो किसने जीता है? संजय सुब्रमण्यम ने। और किस काम के लिए जीता है? मैक्रो हिस्ट्री में अपने वर्क के लिए ये प्राइज जीता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? What percentage of stake has been acquired by Asian Development Bank in microfinance company अन्नपूर्णा फाइनेंस रिसेंटली? कितना स्टेक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का है इन माइक्रो फाइनेंसर कंपनी अन्नपूर्णा फाइनेंस रिसेंटली? तो ये भी आंसर देख लेते हैं। इन February 2019 Asian Development Bank bought 14% of stake in microfinancer अन्नपूर्णम फाइनेंस फॉर 137 करोड़। 137 करोड़ में उन्होंने 14% जो हिस्सा जो है खरीदा है। किसने खरीदा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसमें खरीदा है? माइक्रो फाइनेंसर अन्नपूर्णा फाइनेंस में। तो इसे याद रखना है, कितने परसेंट है? 14% है। 137 करोड़ लगाया उन्होंने 14% हिस्सा खरीदने के लिए। तो ये आपने याद रख लेना है, 137 करोड़ लगाया है 14% हिस्सा खरीदने के लिए। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? WMO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर ले लेते हैं, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड, फाउंडेड इन 1950। 1950 में बना है। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये है, फाउंडेड इन 1950। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो दो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। वो है डेविड ग्राइम्स। यहाँ पे लाइन ऊपर आ गई थी तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है कि ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, फाउंडेड इन 1950। तो इनके जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है वो है डेविड ग्राइम्स। इससे पहले हमने डेविड जो प्राइज की अभी डिस्कशन की थी, जो किसने जीता था? संजय सुब्रमण्यम ने। अभी वैसे ही डेविड ग्राइम्स नाम का जो बंदा है वो WMO का ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। तो इसको भी आपने याद रख लेना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर फॉर हिज ट्रांसलेटेड वर्क नो प्रेजेंट प्लीज? तो ये पीछे चली थी ना मुहिम की, अपने अवार्ड सारे वापस कर रहे थे, तो उसके बारे में है कि वो किताब किसी ने लिखी है। DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर किसने जीता है, वो क्वेश्चन है। तो उसका आंसर दे देते हैं। ये है कन्नड़ा पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर जयंत कैकनी। इन्होंने जो है वो जीता है ये प्राइज। तो मेरा एक दोस्त भी था जयंत, वो आसाम से था, लेकिन तो इसी से मैं तो इसे ऐसे याद रखूंगा जयंत को कि इसने जो है प्राइज जीता है साउथ एशियन लिटरेचर का। किसके लिए? नो प्रेजेंट प्लीज के वर्क के लिए जो इन्होंने प्राइज जीता है। क्या नाम है? जयंत कैकनी। ये कन्नड़ा के पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, इन्होंने ये प्राइज जीता है। ये आपने याद रख लेना है। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपने इन सब का ख्याल रखना है। ओके, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली बोट स्टेक इन CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड? कौन सी कंपनी ने CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड में स्टेक लिया है? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने? तो इसका आंसर है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने जो है स्टेक लिया है। तो आपने इसे याद रख लेना है, कौन सी कंपनी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड में जो है स्टेक हिस्सेदारी ली है। तो इसे आपने याद रख लेना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइना नेहवाल वन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2019 against Carolina Marin recently. Carolina Marin is a player from which country?
ये जो बैडमिंटन की प्लेयर हैं कैरोलिना मैरिन, ये कौन सी कंट्री की प्लेयर हैं जिसके खिलाफ सानिया नेहवाल ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन जो टाइटल जीता है? तो इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है स्पेन। स्पेन कंट्री की है जिनको हरा के साइना नेहवाल ने ये टाइटल जीता है। तो इसमें से भी 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं वैसे कि साइना नेहवाल ने कौन सा टाइटल जीता, वो है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2019। ये पहला क्वेश्चन निकल रहा है। दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है कि किसको हराया, वो है कैरोलिना मैरिन, इनको हराया है। उसके बाद क्वेश्चन तीसरा तो आपके सामने आ ही गया कि वो कौन सी जो है कंट्री की है, तो वो है स्पेन कंट्री की। ये तीनों क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन में से ध्यान में रख लेने हैं कि कौन सा टाइटल जीता, किसको हराया और कौन सी कंट्री से जिनको हराया गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड रेगुलर पेंशन टू नॉन रेजिडेंट? कि किस राज्य सरकार ने अनिवासी को नियमित पेंशन प्रदान करने के लिए प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है केरला। केरला राज्य ने इसे शुरू किया है, प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम। किस राज्य ने शुरू की है? केरला ने। इसको आपने याद रख कर लेना है। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृष्णा सोबती passed away recently. She was associated with which field? तो ये दोस्तों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सिर्फ जनरल अवेयरनेस के मद्देनजर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंग्लिश में भी आ सकता है आपको। इसका जो पूरा पैराग्राफ जो है वो आया था, जो हम कह लें कि द हिंदू में आर्टिकल आया था। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णा सोबती, अभी उनका निधन हुआ है रिसेंटली, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, कौन सा काम करती थी? तो वो आंसर हम ले लेते हैं। वो आंसर है लिटरेचर। ये राइटर थी। लिटरेचर से जो इनका संबंध था, लिटरेचर क्षेत्र से, इनका कृष्णा सोबती का, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से भी जो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे इम्पोर्टेंट है, तो जो मैं खास करके बता रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मान के चलिए आप। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एज स्टेट फेस्टिवल? तो ये जो फेस्टिवल है, अटपटा सा नाम है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एज स्टेट फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट ने जो है इसे स्टेट फेस्टिवल का नाम दिया है, घोषित किया स्टेट फेस्टिवल? ओके, तो इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इन जनवरी 2019 अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी आप ध्यान में रख लें अभी, पेमा खांडू। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। किसने घोषित किया? उनके सीएम ने, पेमा खांडू ने इस फेस्टिवल को जो है वो स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये अभी अभी घोषित हुआ है स्टेट फेस्टिवल, पहले नहीं था, अभी बना है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है कि कौन सी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग ए पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर इन इंडिया? कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया है पीसीआर को इंडिया में? ये क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर है YMDO थैली कमेटी। इन्होंने पीसीआर को इंडिया में एस्टेब्लिश करने की जो है रिकमेंड किया था। तो ये इतना सा क्वेश्चन है, बस सिंपल सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। किस कमेटी ने किया था? YMDO थैली कमेटी ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2018 IDFC merged with Capital First Limited and NBFC and renamed itself as IDFC First Bank. Who was appointed the CEO and MD of bank recently? हाल ही में 2018 में IDFC जो बैंक है वो मर्ज हुआ है कैपिटल फर्स्ट बैंक से, तो उन्होंने नाम जो है वो अपना रख लिया अभी IDFC फर्स्ट बैंक। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अभी उनका CEO और MD कौन नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ले लेते हैं, वो है वी विद्यानाथन। ये जो है अभी MD या कह लें CEO हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। अब ये IDFC फर्स्ट बैंक बन गया। पहले ये दोनों अलग अलग बैंक थे, IDFC एंड कैपिटल फर्स्ट बैंक। अब ये मर्ज होके IDFC फर्स्ट बैंक बन गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से दो बैंकों का मर्जर हुआ है, वो उसमें आपने बताना है IDFC और कैपिटल फर्स्ट बैंक का। और अभी उनका जो CEO है वो कौन है, वी विद्यानाथन। इसको आपने याद कर लेना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद जापान प्राइज 2019 इन फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी। तो इससे एक और प्राइज का क्वेश्चन आ गया है। जापान प्राइज से किनको जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर ले लेते हैं, वो है रतन लाल। इनको जो है सम्मानित किया गया है जापान प्राइज 2019 से, और किस क्षेत्र में, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी में। इनमें इनको जो है सम्मान प्राप्त हुआ है जापान प्राइज 2019 का। इनको रतन लाल को। तो चलिए अभी लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द हाउसिंग लोन लिमिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो जो लोन की सीमा क्या है वो इन्होंने पूछा है। तो उसका आंसर है 35 लाख। ये जो है लोन की सीमा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने याद रखने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि हाउसिंग लोन की लिमिट क्या है। हाउसिंग लोन की लिमिट है 35 लाख। तो इसको आपने याद रख लेना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन दिस स्टेट। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम ने ये अनाउंस किया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, UBI शुरू करने के लिए किसने अनाउंस किया है, सिक्किम ने। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है, पवन कुमार चैमलिंग। ये जो है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। इससे भी दो क्वेश्चन है कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है, पवन कुमार चैमलिंग, और क्या अनाउंस किया है उन्होंने, UBI यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये इन्होंने अनाउंस किया। ये पहली जो हमें कह रहे हैं कि सिक्किम जो है ये स्टेट है जिन्होंने ये अनाउंस किया है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड बैंक पसरगाट टू ओपन ब्रांचेस इन मुंबई फॉर ईजिंग ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। बैंक पसरगाट इज हेडक्वार्टर्ड इन विच कंट्री। तो ये जो बैंक है वो और किसी कंट्री का है, वो कौन सी कंट्री है वो पूछा उन्होंने। RBI ने इसे अप्रूवल दे दी है मुंबई में ब्रांच खोलने के लिए। तो कौन सी कंट्री का ये बैंक है, बैंक पसरगाट, तो वो है ईरान का। ये आपने याद रख लेना है कि ईरान के बैंक की जो ब्रांच है वो मुंबई में खुली है, RBI ने उसे अप्रूवल दे दिया है। बैंक का नाम है बैंक पसरगाट। तो ये भी आपने याद रख लेना है। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं IDBI के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही जो हैं एग्जाम में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही नहीं आएंगे मैं कहूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन निकल रहे थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये जो हमने IDBI का सेशन शुरू किया है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए इसलिए लेके आ रहे हैं कि करंट अफेयर्स तो हम डिस्कस करते ही हैं, ज्यादातर हम देख लेते हैं कि PDF फाइल्स भी हमें मिल जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन के तरीके से वो हमारे पास कंटेंट नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। इसलिए हमने ये जो सीरीज शुरू की है
तो ये आगे भी कोई भी एसबीआई के हों, मेंस के हों, वो भी एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस के बारे में आता है, तो उसमें भी हम ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही लेके आएंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, आपने हमें बताना भी है कि मेरे जो आपको सिखाने का तरीका पसंद आया, कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ इसमें। तो वो आपने कमेंट्स में बताना है मुझे। और उससे पहले आपको ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा राबता कायम रहे, हम आपसे मिलते रहें। जो अगली वीडियो आपके पास आएगी, फिर से हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट जो चल रहा है आसपास, वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बना है उसे दबा लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो ये जो लाइक भी करना है वीडियो को, क्यों क्यों करना है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए। तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो फिर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, अगली वीडियो। तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ये चैनल। फिर मिलते हैं आपसे। टाटा।